तो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि जेई में भी कई बार ऐसे ज्योमेट्री के फंडे यूज हो जाते हैं जो हमने क्लास 10th वगैरह में पढ़े होते हैं, और क्योंकि हम 2 साल जेई की तैयारी करते करते उनको भूल जाते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस जो उन चैप्टर्स के जिनको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं वो फिर भी हमसे नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम क्लास 10th की चीज भूल गए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं क्लास 10th पर रिसर्च करूंगा, और ऐसी रिसर्च करूंगा और क्लास 10th के ज्योमेट्री के वो वाले फंडे लेके आऊंगा जो जेई में आते हैं। कुछ फंडे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और कुछ मैंने पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में एक फाइल दी हुई है, आप उसको यूज कर सकते हैं और उसमें सारी लिस्ट है। बहुत मेहनत से बच्चों ये रिसर्च की है, इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रिसर्च नंबर 1, जिससे मुझे एक बहुत ही ऐसी चीज पता लगी जो काफी ट्रिकी है, कि भाई एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में अगर बेस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं तो वो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे यहां m/n रेशियो लिखा हुआ है, m/n रेशियो लिखा हुआ है। ऑल्सो इसी का एक स्पेशल केस भी होता है कि अगर मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ये जो साइड आएगी तीसरी साइड के पैरेलल आएगी और इसकी लेंथ इसकी आधी होगी। तो ये वाला रिसर्च आप प्लीज नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत बार यूज हुआ है, और जो बच्चे 10th से अभी 11th में आ रहे हैं वो इसको ध्यान रखेंगे और एटलीस्ट भूलेंगे नहीं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिसर्च पर। नेक्स्ट रिसर्च बच्चों आती है सर्कल्स में, और सर्कल्स में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी और मुझे काफी सोचना पड़ा बिकॉज क्लास 10th की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। मैं कई बार थैंक गॉड फील करता हूं कि क्लास 10th मेरी पास हो गई, नहीं तो मैं शायद कहीं अटक ही ना जाता। तो क्लास 10th में मैंने देखा कि जैसे सर्कल है, तो सर्कल में अगर एक कॉर्ड है ए बी या ये आर्क है, तो पहली बात तो ये सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल सबटेंड करेगा थीटा। आप कितना भी कहीं भी आप ये बना लीजिए तो ये सब जगह थीटा ही सबटेंड करेगा, सेम एंगल। वी कॉल इट एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क या एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड। ऑल्सो सेंटर पर इसी एंगल का जस्ट डबल सबटेंड होता है। और एक और चीज, अगर मैं कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं तो वो टेंजेंट भी थीटा ही एंगल बनाता है जो वो कॉर्ड एक्चुअली सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड कर रही है। यहां भी ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसी कॉर्ड से इस तरफ एंगल बनाऊंगा तो ये थीटा नहीं होगा, अगर इस तरफ थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इसी का स्पेशल केस होता है कि अगर डायमीटर है तो डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। ये सब ध्यान से नोट कीजिए क्योंकि मैं आपको जेई वाले क्वेश्चंस दूंगा जिनमें आपको ये लगाना पड़ेगा। ये सुनने में अभी आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, हाँ ये सब इजी है। इजी कुछ नहीं होता है, इजी कुछ नहीं होता है, मेहनत सब में करनी होती है। और एक्चुअली आपको वो जब क्वेश्चन अप्लाई कर रहे होंगे तब दिखेगा आपको ये कितना टेढ़े मेढ़े तरीके से अप्लाई हो जाएगा। आइए, रिसर्च नंबर 3 हमारी ये है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टाइसेस एक सर्कल पे होते हैं, तो उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। यानी अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। और दूसरी चीज, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इसके सामने वाला एंगल ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। इसे आई थिंक एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं इसको। तो इसको बड़े अच्छे से नोट कीजिए, केयरफुल रहिए। पैराबोला में 1-2 जगह इसका इस्तेमाल भी हुआ है, अभी हम आगे दिखाएंगे कैसे चीजें यूज भी होती हैं। रिसर्च नंबर 4 जो इस वीडियो में हमारे लिए जरूरी है वो है हमारी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब ये ट्राइंगल एबीसी है, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल है, वर्टेक्स बी के सामने वाली लेंथ स्मॉल बी। और यहां पे अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आप जानते हैं 2 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है। तो अगर मैं वर्टेक्स सी पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं तो ये अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो साइड लेंथ है। मतलब अगर ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 5 है तो ये जो पॉइंट पी आएगा ये बी ए को 3:5 में डिवाइड करेगा इंटरनली। और वहीं पर अगर मैं इसी वर्टेक्स पे इसी एंगल को एक्सटेंड करके इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर बना दूं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब आप सब जानते ही होंगे कि इस एंगल का जो लीनियर पेयर की जो ये वाला बचा हुआ एंगल है इसको बाइसेक्ट करने वाला बना दूं, तो ये भी वापस जाके इसी लाइन को एक्सटेंडेड फॉर्म में कट करेगा। ये जो क्यू पॉइंट होता है बी ए को इन 3:5
एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली। इनफैक्ट P और Q सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, बस ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए इन दोनों को हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। ऑल्दो हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली चीज 11th में आएगी, जो एक इजी क्लास है, अभी हम लोग क्लास 10th की बात कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा, सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। तो ये 4 रिसर्च हमने किए, अब लेट्स अप्लाई और कुछ मस्त करके दिखाते हैं अपने जेई के क्वेश्चंस में इन फंडों के द्वारा। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, दिस इज अ जेई रिलेवेंट क्वेश्चन, और काफी जगह आपने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखा भी होगा कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे 2 पॉइंट है ए और बी, जो कैसे मिले हैं, एक पॉइंट P 4,8 से टेंजेंट बनाया गया, और बाहर के पॉइंट से भाई सर्कल पे 2 टेंजेंट बनेंगे, और ये जो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आए हैं टेंजेंट्स के, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, तो एक ट्रायंगल PAB कंप्लीट हो गया। अब ये जो ट्रायंगल PAB है, इस ट्रायंगल PAB का सरकम सेंटर और इन सेंटर दोनों पूछा गया। तो आमतौर पर जब बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों नहीं पता कि दोनों कैसे निकालेंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक पता होता है सरकम सेंटर, और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें शायद दोनों पता होते हैं। तो पहली बात, हम जरा सरकम सेंटर की बात करते हैं। हमें ऐसे सर्कल का सेंटर ढूंढना है जो इसके तीनों वर्टाइसेस से पास करेगा। तो देखिए हम किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो ओरिजिन इज द सेंटर। अब आप जानते हैं क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि सेंटर से अगर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90 आएगा, एंड सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 आएगा। अब अगर ये 90 है, ये 90 है, तो पहली चीज, अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया। याद रखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, और अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ये बात भी सच है। तो अगर ये जो सेंटर C है, इस सेंटर C की बात करें, तो ये इसने क्वाड्रिलेटरल जो बनाया है CAPB, जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो परफेक्ट, यानी एक सर्कल होता होगा जो सर्कल ऐसे पास करेगा। हम इस सर्कल के बारे में और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? हम ये भी देख सकते हैं कि CP इस सर्कल का एक कॉर्ड है जो 90 सबटेंड कर रहा है सर्कल पे, तो यानी CP इस सर्कल का डायमीटर होगा। करेक्ट। अब हम सोचेंगे हम इस सर्कल पे कहां से पहुंच गए यार, हमें तो ट्रायंगल PAB का सर्कम सर्कल की जरूरत थी। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB? ये वो सर्कल होगा जो वर्टाइसेस P, A और B तीनों से पास करेगा। देखो ये जो हमने पिंक डॉटेड सर्कल बनाया है वही सर्कल है। वो बात अलग है C से भी पास कर रहा है, एक चौथा पॉइंट एक्स्ट्रा पता है आपको। तो ये ट्रायंगल PAB का सर्कम सर्कल है, और इसी का सेंटर ही उसका सर्कम सेंटर होगा। और आप समझ सकते हैं जब CP इसका डायमीटर है तो CP का जो मिड पॉइंट होने वाला है वो इसका सेंटर होगा। तो सर्कम सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट M, जो C और P का मिड पॉइंट होगा, तो C प्लस P/2 आंसर आएगा, विच इज गोइंग टू बी, सेंटर कितना है इसका बच्चों, ओरिजिन, और P 4,8, तो 0,0 प्लस 4,8 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 2,4। तो सर्कम सेंटर CP का मिड पॉइंट है, इसका इस्तेमाल कई जगह हुआ भी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पॉइंट P को वो वेरिएबल कर देता है, तो आपको सर्कम सेंटर का लोकस निकालना होता है। तो बच्चे सोचते हैं सर्कम सेंटर कैसे निकाले, सर्कम सेंटर का बहुत लंबा सा अजीब सा फॉर्मूला दे रखा है क्लास 11th में, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहां CP के मिड पॉइंट से आंसर आ जाता है। अब बात होती है इन सेंटर की। इन सेंटर कैसे लोकेट करें? इन सेंटर वो होता है जहां एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। इन सेंटर का एक फॉर्मूला भी क्लास 11th में भी दिया होता है, पर अगर हम वो फॉर्मूला यहां लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत लंबा और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाउ डू यू फाइंड इन सेंटर? इसमें हमें हमारी क्लास 10th की रिसर्च काम में आती है। रिसर्च ऐसे काम में आती है, ये देखिए जरा, ये सर्कल है, ये पॉइंट P है जो बाहर है, P से ये दोनों टेंजेंट बने, ये A है, ये B है, और हमें इसके इन सेंटर की बात करनी है जो एंगल बाइसेक्टर्स के मिलने से बना हो। तो सबसे पहली चीज तो बच्चे समझ ही जाते हैं, सर एक एंगल बाइसेक्टर तो हमें पता ही है इसका,
क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। भाई सेंटर से आप पी को ज्वाइन करेंगे तो दोनों एंगल इक्वल आएंगे सिमेट्री की वजह से। तो एक एंगल बाइसेक्टर तो हमें पता है, हम एक और एंगल बाइसेक्टर निकाल लें और दोनों जहां मिल रहे हैं वो ढूंढ लें तो मजा आ जाए। तीसरा एंगल बाइसेक्टर को निकालने की जरूरत नहीं, ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तीनों निकालने की जरूरत है भी नहीं। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों के तीनों कॉन्करेंट होते हैं, तो आपने 2 का भी इंटरसेक्शन ढूंढ लिया तो तीसरे का भी आपको काम चल जाएगा। ध्यान रखो क्लास 10th इसलिए टफ होती है क्योंकि इसमें आपको उसका प्रूफ वगैरह पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है, पूरा स्टेटमेंट लिखने होंगे, उस स्टेटमेंट की वजह से टीचर्स मार्क्स काटते हैं। पर यहां तक आप पहुंच जाते हैं क्लास 11th में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वाई दिस इज ट्रिकी। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। भाई ये तो सब लोग समझ ही रहे हैं ना, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा इस फिगर में। जैसा इस तरफ होगा वैसा इस तरफ होगा। भाई इस तरफ से टेंजेंट बन रहे हैं, ये इसके इक्वल है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखता हूं, लुक एट दिस पॉइंट, लेट्स से क्यू। ये क्यू बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है। क्यों स्पेशल पॉइंट है जरा देखिएगा केयरफुली। अगर मैं क्यू से ए को ज्वाइन करूं और क्यू से ही बी को ज्वाइन करूं, अब मैं क्यू से ए और क्यू से बी को अगर ज्वाइन कर रहा हूं तो ध्यान रखो क्यू एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर है। तो क्यू ए और क्यू बी, क्यू से जो निकलेंगी दो लाइंस वो इक्वल होंगी। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आएगी। आप चाहें तो इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्लास 10th के फंडे यूज करके प्रूव कर भी सकते हैं, पर आप जानते हैं जेई में आपके पास इतना समय होगा नहीं। आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री से देख के भी समझ में आ जाना चाहिए कि सर्कल है, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाए तो हाँ वो जो बीच की लाइन जा रही है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। तो क्यू ए और क्यू बी इक्वल है। इसका मतलब लुक एट दिस वेरी केयरफुली, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। सॉरी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। भाई क्यू ए और क्यू बी इक्वल है, यहां तक बहुत मजा आ रहा है। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करिए ध्यान से, ए क्यू एक कॉर्ड है राइट, और ए क्यू कॉर्ड इस सर्कमफ्रेंस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ऐसे सोचिए, ए क्यू इज अ कॉर्ड जो इस सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट बी पर एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा। देखिए जरा, ए क्यू जो है बी पर थीटा सबटेंड कर रहा है। तो अगर ए पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ दी टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो आप जानते हैं ना ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अभी तो पढ़ा, टेंजेंट भी वही एंगल बनाता है जो सेगमेंट में जाके बनता है। देख रहे हैं आप? तो हम बोलते जरूर रहते हैं कि क्लास 10th इजी है, इजी है। भाई इजी है, लेकिन उसको भी करना पड़ता है। तो ये वाला एंगल थीटा है। तो जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बना के आपसे भी सॉरी बोला था, एक्चुअली वो थीटा था। अब मजे की बात है, इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व कीजिए, ये एक एंगल बाइसेक्टर है। वर्टेक्स ए से ये दोनों एंगल थीटा थीटा इक्वल है, तो ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है। जो कहां पर मिल रहे हैं दोनों? क्यू पर। तो क्यू इज योर इन सेंटर, यानी सीपी जब सर्कल को कट करेगी वो इन सेंटर आता है, जो हम बड़े मजे से ढूंढ सकते हैं। हम सीपी की इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। हाँ 4,8 से पास कर रहा है, 0,0 से। तो इक्वेशन ऑफ सीपी y इज इक्वल टू 2x, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे आप y को 2x डालोगे, x के आंसर तो आ जाएंगे प्लस माइनस 2/√5। आई थिंक कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। y के आंसर प्लस माइनस 4/√5 कॉरस्पॉन्डिंग। तो दो आंसर्स आ रहे हैं। अब ये दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं? भाई दो आंसर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ये इधर भी कट कर रहा है। ये है 4,8, ये है 0,0। तो हमारे वाला पॉइंट 0,0 से 4,8 के बीच में होगा। तो यानी ये जो क्यू पॉइंट है वो है 2/√5, 4/√5। 16 प्लस 4 20/5 4। परफेक्ट। तो क्यू पॉइंट इज आर इन सेंटर। आपको पता है वो जो दूसरा पॉइंट भी निकला है ये भी बड़ा स्पेशल पॉइंट है। अगर कई बच्चे पहचान पाए इसको, तो अगर मैं इस टेंजेंट को एक्सटेंड करता हूं, ये डायमीटर है
तो आप समझ रहे हैं ये वाला एंगल 90 होगा, और अगर ये वाला एंगल 90 है, इसका मतलब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है वर्टेक्स से पास करता हुआ? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है, तो पता है ये वाला जो पॉइंट होगा ये उसका एक्स सेंटर होगा। पर चलिए, इस क्वेश्चन में इन सेंटर तक का ही जिक्र था, तो इन सेंटर का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। तो याद रखिए, सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ सीपी एंड इन सेंटर इज वो पॉइंट जहां पर सीपी लाइन सर्कल को कट करती है। सी और पी के बीच वाला आंसर को लेना है, उधर वाले आंसर को नहीं लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है इलिप्स का। इलिप्स की एक वेरिएबल कॉर्ड दे रखी है ए बी, ऐसी है कॉर्ड, और वो कॉर्ड जाके धाड़ करके ऐसे डायरेक्ट्रिक्स पे टक्कर मार देती है, लेट्स से पॉइंट डब्ल्यू पे। एफ जो है इलिप्स का फोकस है। अब वो कह रहा है प्रूव करो एफ डब्ल्यू इज द एंगल ए एफ बी का बाइसेक्टर है। अब ए एफ बी तो ये एंगल है यार, उसका बाइसेक्टर कैसे हो सकता है? उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूव करना है डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू इस एंगल को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है। हमें कैसे प्रूव करना होगा? हमें सिंपली ये प्रूव करना होगा कि देखिए, ये लेंथ अगर L1 है और ये लेंथ L2 है, वी सिंपली हैव टू प्रूव दैट W डिवाइड्स BA इन L1:L2 एक्सटर्नली। भाई वही तो होता है ना, एक्सटर्नल वाला पॉइंट उसी लाइन पर उन्हीं दोनों बेस वाले पॉइंट्स को एक उसी रेशियो में डिवाइड करता है, पर एक्सटर्नली करेगा। अब ये कैसे प्रूव करें? हाउ टू प्रूव इट? तो देखिए, प्रूव करना काफी आसान है। अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, अगर मैं यहां वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर इधर मारता हूं, इस पॉइंट ए से डायरेक्ट्रिक्स पे, दिख रहा है आपको? अब कोनिक्स की प्रॉपर्टी की वजह से एफ ए इज L1, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज E, करेक्ट? तो आप समझ सकते हैं एफ ए अपॉन, और लेट्स कॉल इट M, AM इज E। AM कितना आ जाएगा? FA बाई E, यानी ये लेंथ L1 बाई E है। ऑल्सो इधर देखिए, अगर मैं B पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं डायरेक्ट्रिक्स पे, ये L1 है, और इलिप्स की प्रॉपर्टी की वजह से दिस इज L2, तो दिस शुड बी L2 बाई E एंड दिस शुड बी L1 बाई E। देख लीजिए, आप इसको किसी और तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कॉर्ड के लिए वो 2 पॉइंट ले लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, फिर वो कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लीजिए, उस कॉर्ड की इक्वेशन से आप फिर डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व कीजिए। आप वो सब मेहनत भी कर सकते हैं, पर उसके बिना आज का पर्पस है क्लास 10th की प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज हो रही। तो ये L2 बाई E है, ये L1 बाई E है। तो अब देखो इस ट्राइंगल में किस तरह का शेप बन गया है। ऐसा हो रहा है। कौन सा ट्राइंगल? मैं दिखाता हूं। W, I am calling this point as point N. N, this is L1 by E and this is L2 by E. अब आप देखिए, ये 90 है, ये 90 है, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है। तो यानी कि ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो वी कैन वेरी वेल से दैट WB अपॉन WA, देखिए जरा केयरफुली, WB अपॉन WA should be equal to WN upon WM should be equal to BN upon AM, which is nothing but L1 by L2। यानी W पॉइंट B और A को डिवाइड कर रहा है L1:L2 में, बट सेगमेंट पे नहीं है, एक्सटर्नली कर रहा है। भाई कोई पॉइंट एक्सटर्नली कब डिवाइड करता है?
दोनों लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस उसी रेशियो में है, बस वो अनफॉर्चुनेटली लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के बाहर है। तो आप देख सकते हैं बी से डब्ल्यू का डिस्टेंस और ए से डब्ल्यू का डिस्टेंस L1/L2 वाले रेशियो में आ गया। और अगर ये L1/L2 वाले रेशियो में आ गया तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो यानी जो डब्ल्यू पॉइंट है अगर मैं एफ से ज्वाइन करूंगा तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, हेंस प्रूव्ड। तो सुनने में ऐसा जरूर लगता है क्लास 10th है, क्या रिसर्च कर लोगे, और बहुत रिसर्च करनी पड़ सकती है, तो देख लो एक बार। अच्छा ये देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है जिसका साइज और शेप फिक्स है, एंड ए एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है एंड बी वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। समझ रहे हैं, ऐसे स्लिप कर रहे होंगे। हमें लोकस ऑफ सी चाहिए। ये ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है। अब हमें लोकस ऑफ सी चाहिए। यस, देयर आर अदर मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर हम क्लास 10th के फंडे लगा के इसको एक दो लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए h, k है, जिसका आपको लोकस निकालना है। अब लुक एट दिस वेरी केयरफुली। ये 90 यहां बन ही रहा है क्योंकि 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, और ये 90 होगा ही होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ये 90 है, ये 90 है, तो मिला के एडिशन कितना हो गया, 180। यानी बी ओ ए सी मस्ट बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो पक्का एक सर्कल यहां से पास कर रहा होगा। अब उससे क्या फायदा होगा, अब उससे देखो फायदा ये होगा कि अगर मैं सी को ओ से ज्वाइन करता हूं तो ये वाला जो एंगल है अल्फा और ये वाले एंगल अल्फा आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ये वाला आर्क इसी सर्कल पे अल्फा और इसी सर्कल पे अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो दोनों एंगल सेम होंगे। तो हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप tan अल्फा है, तो k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 इज नथिंग बट tan अल्फा। अब tan अल्फा कोई वेरिएबल नहीं है, वो तो इस ट्राइंगल की प्लेट में इनबिल्ट है। ये ट्राइंगल में देख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा क्या है, 4/3। तो k बाई h इक्वल टू 4/3 आंसर। दैट इज आर लोकस। k और h को x और y और x डाल दीजिए। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक एलिप्स है जिसका एक वेरिएबल टेंजेंट है। अब इसके दो फोकस होते हैं F1 और F2, और अब हमने F1 की इमेज ली है इस वेरिएबल टेंजेंट के अबाउट जो F1 डैश होगी, और W वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर उस वेरिएबल टेंजेंट पे। तो इसका पहला पार्ट क्लास वर्क मैं आपको करके दिखाऊंगा, होमवर्क वाला पार्ट आप खुद करेंगे। पहला पार्ट क्या प्रूव करवाना चाह रहा है कि F2 F1 डैश की लेंथ 2a आएगी। तो देखिए पहले पार्ट में 2a देखते ही हमें फील तो आती है यार, इन दोनों का एडिशन 2a है। इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है राइट, इन दोनों का एडिशन 2a है। ए वही है सर्कल, ये इलिप्स की इक्वेशन आप ले लीजिएगा, ये इलिप्स है, ये गिवन है लेट्स से। अब आप खुद सोचिए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इलिप्स की कहती है कि F2 से लाइट रे चला, P तक गया, रिफ्लेक्ट होके F1 पे आया। अगर ये मिरर नहीं होता तो आपको पता है ये सीधा सीधा चला जाता और वो F1 डैश की इमेज पे जाता ना। दैट इज व्हाट इमेज इज राइट। आप किसी मिरर से के लिए ऊपर लाइट ऐसे मारते हैं और वो बाउंस होके इधर जाती है। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लेट्स से पॉइंट P पे गई, तो P का जो रिफ्लेक्शन इधर होगा P डैश, एक्चुअली तो वो सीधी वहां जा रही थी, वो तो आपने रिफ्लेक्शन मार दिया। तो ये रिफ्लेक्ट होके F1 पे आई लाइट रे जो एक्चुअली F1 डैश पे जाना चाह रही होगी। तो पहली बात तो F2 P F1 डैश एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। दूसरी चीज,
अगर F1 और का इमेज F1 डैश है तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे, तो दिस प्लस दिस वॉज 2a जो कि इलिप्स की प्रॉपर्टी है, तो पक्का F2 F1 डैश भी 2a होगा, क्योंकि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव लिखना है बस। आपको क्या प्रूव करना है कि W पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे है। ऑक्सिलरी सर्कल पे है मतलब ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन ही होगा इस केस में, और रेडियस a होगा। तो आपको किसी तरह से ये शो करना है ओरिजिन से W तक का डिस्टेंस a है। ये कर पाए होमवर्क में किस तरह से करेंगे आंसर में कमेंट कीजिएगा। इस रिसर्च को करने में जो मेरे को सोर्सेज इस्तेमाल हुए वो है क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स, कुछ लीक्ड पेपर जो मैंने यूट्यूब पे देखे, और कुछ बॉट्स जो यूट्यूब पे थे, तो मैंने उनका डेटा कलेक्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट करी, थोड़ी सी मेरे को पूजा पाठ कराना पड़ा, तो उनका डेटा मुझे उस पद्धति से मिल गया। तो इन तीनों सोर्सेज से मिला के हमने रिसर्च किया। इस रिसर्च को इस्तेमाल करके आपके लिए हम कुछ वो पॉइंट्स लाए हैं जो कहने को तो क्लास 10th के इजी पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन क्लास 11-12 के क्वेश्चंस में वो इन्वॉल्व होके ना हमें दुखी करते हैं। उसमें से जो सबसे ज्यादा दुखी करने वाले 4-5 हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है पर वो हैं। मैंने उनका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर वो पीडीएफ आप नहीं भी देख पाए, एटलीस्ट जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई इसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल बार बार होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल एट द सेंटर इज डबल, टेंजेंट मेक्स द सेम एंगल, ये शायद आई थिंक एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बोला जाता है इसका नाम तो हम लोग भूल ही जाते हैं 10th क्लियर करने के बाद, याद ही नहीं रहता। सेमी सर्कल में एंगल जो है 90 डिग्री सबटेंड होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल वाला भी एक्सटर्नल वाला भी, इंटरनल वाला जिस रेशियो में, जो साइड्स वाली रेशियो है उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो एक्सटर्नल वाला उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, बस एक्सटर्नली। मतलब इस डायग्राम में Q का डिस्टेंस B से और Q का डिस्टेंस A से 3/5 आएगा, बस वो बाहर है, सेगमेंट पे नहीं। तो इन सब चीजों को यूज करके आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड लेट्स जनरेट सम इलेक्ट्रिसिटी। टेक केयर, बाय बाय।